हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑरम स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 स्टार्ट करा है क्लास 12 का, उसका पार्ट 3 जो होगा वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 था उसमें क्या पढ़ा था। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ रखा था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का वो हमने उसमें कवर करा था। उसके बाद में जो पार्ट 2 था हमारा, पार्ट 2 में हमने क्या कवर करा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से क्लियर करा था। तो आज हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो मूव ऑन। तो क्लास 12 का जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो पार्ट 1 था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर में। तो मेल गैमेट में क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम। और यहाँ पर आ जाता है फीमेल गैमेट में ह्यूमन फीमेल ओवम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फीमेल और मेल गैमेट का। ठीक है, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा या तो अलग अलग में होगा। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल में होगा। जैसे फीमेल है तो फीमेल में अलग होगा और मेल में भी क्या होगा, अलग होगा। बट लेकिन इन, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर में क्या होता है, या तो एक ही पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, या तो एक ही में मतलब कि फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे और मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। बट लेकिन जो अदर टाइप का होता है प्लांट में, तो उसमें क्या आ जाता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसमें अलग अलग प्लांट में क्या होते हैं, किसी में फीमेल गैमेट होगा तो किसी में मेल गैमेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा इनका, और क्या बनाएंगे ये आपस में मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जाइगोट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो क्या करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, जिसमें जो पेरेंट होता है, ठीक है, पेरेंट बिल्कुल अलग होता है किससे, ऑफ स्प्रिंग से। जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी वो बिल्कुल क्या बनेगी, आइडेंटिकल नहीं होगी, बिल्कुल भी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की तरह मैच नहीं करेंगे। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम है, जैसे हम कंप्लीटली अपनी मदर की तरह नहीं दिखाई देते, ना ही फादर की तरह दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े जो उनके गुण होते हैं वो होते हैं हमारे अंदर। जैसे हमारा आईज हो गया, आईज हमारी मदर पे मैच कर रही है, लिप्स हमारे फादर पे मैच कर रहे हैं, या नोज हमारा क्या है, मदर पे मैच कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग पोर्शन होता है। तो इसीलिए हम क्या बन के आते हैं, बिल्कुल अलग बन के आते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से। ठीक है, सो मूव ऑन टू अदर स्लाइड। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, जिसमें आता है ज्यूवलाइन फेज। ठीक है, मैंने बताया था आपको, जो ज्यूवलाइन फेज होता है वो क्या होता है, जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, इसे ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है, इस वाले फेज में। तो यहाँ पर हमारे को क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। एक जो हमारी स्टेज होती है जिसमें हमें क्या मिलती है, मैच्योरिटी मिलती है। ठीक है, जिस मैच्योरिटी कब मिल रही है हमें, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले जो हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो ये पीरियड है जुवलाइन फेज इन एनिमल। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ज्यूवलाइन फेज। जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है एनिमल्स में उसे क्या बोल रहे हैं, ज्यूवलाइन फेज बोल रहे हैं। और यही बात करें अगर प्लांट की हम, तो प्लांट में हम ग्रोथ फेज किसे बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज को बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो सबका एक जैसा नहीं होता, सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है हर फेज का। जैसे जुबिलाइन फेज है, किसी को मैच्योरिटी आ जाएगी 3 इयर्स में, किसी को 4 इयर्स लग सकते हैं, किसी को 5 इयर्स लग सकते हैं, किसी को 6 या 7। ठीक है, सबका ड्यूरेशन क्या होगा इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। तो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा फेज होता है? तो एक रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जब फीमेल को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, जब जो फीमेल होगी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मेल की, तो मेल में हम कब कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया? जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अब हम इसकी क्लियरली बात करते हैं, जैसे हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। ये तो हुई शॉर्ट बात। अब बात करते हैं इसे पूरा अच्छे से क्लियर समझने के लिए। द एंड ऑफ ज़्यूबलाइन फेज, जब हमारा ज़्यूबलाइन फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? बिगनिंग हो जाती है अलग फेज की, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ग्रोथ फेज के बाद में क्या आ रहा है? ग्रोथ फेज खत्म होता है, तुरंत क्या आ जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है। फिर in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological change prior to active reproductive behavior। ये क्या करता है? जुवेनाइल फेज में क्या हो जाता है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में क्या आने लगता है? चेंज आने लगता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि इंटरनल हमारा चेंजेस आएंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल चेंज, तो फिजियोलॉजिकल चेंज बहुत सारे होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें क्या बताते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताते हैं। In several animals, include human beings, the reproductive maturity is marked by a number of changes that occur in body। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो टर्म्स हैं जिन्हें हम पता लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा, जेनिटल जो एरिया होता है उसका डार्क होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, तो ये सारे किसके एक साइन होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव फेज के साइन होते हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में। अब जैसे बात चल रही है कि पहले किसी में जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी, किसी में लेट ग्रोथ होगी। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, किसी किसी में 14 एज पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में 16 पे होगा, 17 पे होगा। वो बॉडी के अकॉर्डिंग डेवलप करता है कि बॉडी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की। अब बात करते हैं ब्रीडिंग सीजन। अब ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? In most of animals do not breed throughout the year. Instead, they are seasonal breeds. For instance, bird living in a nation lays eggs only seasonally. अब बहुत सारे जो ऐसे सीजनल होते हैं, जैसे एनिमल्स है, कुछ ऐसे सीजनल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स की बात करिए यहाँ पर, कि वो किसी सीजन में ही क्या देंगे? एग देंगे। किसी सीजन में ही क्या दे रहे हैं? वो अंडों को दे रहे हैं। पर लेकिन जो एनिमल्स है जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो इनमें ऐसा नहीं होता। इनका जो अगर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, तो ये पूरा जितना भी ईयर होता है उसके बीच में, जैसे 12 मंथ्स है, इसके बीच में वो क्या कर सकते हैं? कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं कि बर्ड इन कैपिटिविटी कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर्स बाय हार्मोनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे कि अब जो बर्ड्स हैं वो क्या दे रहे हैं? एक साल में सीजनल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं जो एग्स हैं। बट लेकिन अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें हार्मोन्स को उनके चेंज कर दिया जाए या हार्मोन्स को उनको बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो लोग एग क्या करेंगे? जल्दी से देने लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस एग लाइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लोशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखो ये जो है ना, ये रिप्रोडक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एग है वो बर्ड्स देंगे टाइम टू टाइम, बट लेकिन ये किसके लिए? कॉमर्शियल के लिए भी बहुत ज़्यादा एक, अगर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डेवलप करना होता है, बहुत सारी हमें किसी चीज़ को बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? हार्मोनल थेरेपी देंगे या तो केमिकल्स के थ्रू उसका यूज़ करते हैं ताकि उसका
लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो रहा है, चल रहा है, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स exhibit cyclic changes in their activities of ovary and accessory ducts as well as secretion of hormones। तो इसमें बात करी जा रही है जब फीमेल है, फीमेल कौन सी फीमेल्स, जो प्लेसेंटल मैमल है, जिनका किससे ग्रोथ होता है, प्लेसेंटा से के थ्रू होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में भी कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो फीटस होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है अपनी मदर से कनेक्टेड है। और प्लेसेंटा क्या करता है, फूड डिलीवर कराएगा, न्यूट्रिशन डिलीवर करवाएगा, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसे क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ये जो पूरी चीज़ें हैं ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ बस मैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओवरीज में चेंजेस आते हैं। ओवरीज जो है, अब देखो जो एग्स होते हैं ये हमने पहले से पढ़ रखा है, जो फीमेल एग होते हैं वो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या आ जाते हैं, जो फीमेल फीटस है उसके अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट नहीं होता, जो एग्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है हर जगह पे कि जो फीमेल कि जो ओवम है वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर वो पहले से ही होते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जो मेल है उसमें क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म्स जनरेट होना स्टार्ट होता है, बट लेकिन फीमेल्स में जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होता है, ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ बर्थ ही फीमेल की बॉडी में आ जाते हैं, बट लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो। ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हार्मोनल चेंज की। जैसे अब बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन है, एजिस्ट्रॉन है, तो ये सारे क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं जब ओवरीज में चेंजेस आने होते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो वही है जो हार्मोनल चेंज हो रहा है जो फीमेल में है, तो वो क्या कंडक्ट करा रहा है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंडक्ट करा रहा है, जो कि किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं इन नॉन प्रीमेट मैमल्स, जैसे काउज हो गए, शिप्स हो गए, रैट्स हो गए, डियर्स हो गए, डॉग हो गए, टाइगर हो गए, इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। ठीक है, जितनी काउज हो गई, शिप्स हो गई, रैट, इन सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, बट लेकिन ये रिप्रोड्यूस तो फिर भी करते हैं, तो इसीलिए इनके साइकिल को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे जो प्रीमेट्स हैं, नॉन प्रीमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, बट लेकिन जो प्रीमेट्स हैं उनके अंदर होता है। जैसे मंकीज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होता है फीमेल मंकीज में। ठीक है, जैसे एप्स है उसके अंदर भी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, एंड ह्यूमंस में तो होता ही है। ठीक है, जैसे हम किस नाम से जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं किस फेज के अंदर में, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होने लगता है, कंटिन्यूस वो ब्रीड करने स्टार्ट कर देते हैं। जब एक टाइम पे रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है उस टाइम के बाद क्या कर सकता है, जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, कंटिन्यूस ब्रीड कर सकता है। बट लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा जब क्या होगा, जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगी, जिस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। अब ये जो है ये तो मेनार्ज के नाम से जाना जाता है। मेनार्ज क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्ज बोलते हैं हम लोग, और जब एंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोपॉज। ठीक है, कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है वो स्टॉप हो चुके हैं। ये कौन सी एज में होता है, 45 की जो एज होता है इसके समथिंग में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल में जहाँ जहाँ पे कोई भी टर्म आ रहा है उसे मैं बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना पीपीटी में है या जितना बुक में है उसमें जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन में हमें वो सारी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात आई है, कंटिन्यूस ब्रीड की बात आई है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लिखा हुआ है प्लेसेंटल मैमल आ गया तो प्लेसेंटल मैमल आपने याद कर लेना है, तो ऐसा नहीं है। जो प्लेसेंटा के थ्रू जो फीमेल डेवलप हो रही है उसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं सेंसिसनेस। तो सेंसिसनेस कौन सा फेस होता है? जिसमें एजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ क्या होता है, कदम रखना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको दिख रही है, ये क्या है, बहुत ज्यादा यंग बॉडी दिखाई दे रही है, स्किन जो है क्या कर रही है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। बट लेकिन कैसा टाइम आ गया है, ये जो टाइम है इसमें आप स्किन देख रहे हैं कैसी होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी डेड होती जा रही है। ठीक है, वीक हो गई है जो हमारी सेल्स है। तो वो क्या है, एजिंग का फेस है कि बुढ़ापे की तरफ क्या हो चुका है, एक कदम रखा जा चुका है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी खत्म हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म होता है इससे अगला कदम क्या होता है, डेथ का फेस होता है। ठीक है, इसमें जो हॉर्मोन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, डेवलप होना बहुत कम हो जाते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो बहुत कम रिलीज होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर होती है। एजिंग में क्या होता है, बोन्स भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, सारी बॉडी में जितना भी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होने लग जाते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारी बॉडी क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। और अब कभी भी एजिंग के बाद में कभी भी एक मोमेंट आ सकता है जिसे हम जानते हैं डेथ के नाम से। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। इसमें हम जानते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे 3 इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है फीमेल और मेल गैमेट का। फीमेल गैमेट क्या है, हमारे ओवम है, और मेल गैमेट क्या है, हमारे स्पर्म्स है। इन दोनों का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, एक जायगोट बन के तैयार होगा, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ओजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ओजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवा हो रहा है। ठीक है, ओवा बोलो ओवम बोलो तो एक ही बात है कि फीमेल ओवा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ओजेनेसिस अगर प्रोसेस पूछते हैं कि क्या होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ज्यादा क्लियर नहीं है, आपको बस वर्ड पता होना चाहिए, अपने आप में डेफिनेशन बन जाती है। For convenience, these sequential event may be grouped into 3 distinct, जो मैंने अभी आपको बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद का क्या प्रोसेस होना है, क्या क्या उसमें स्टेप्स आ रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। प्री का मतलब पहले, पहले पढ़ लेते हैं। देखो पहले का मतलब है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है, अब फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे जो जर्म सेल्स है वो भी तो बनने चाहिए, जो हमारे गैमेट है वो भी तो बनने चाहिए। गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। अगर यही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन हमारा क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो फीमेल गैमेट हो सकता है या तो मेल गैमेट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जानिए आप, जो गैमेट होते हैं वो दोनों गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने क्लियर कर रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो पहला क्लास होती है उसमें मोस्टली जो चैप्टर का पूरा जितना भी निचोड़ होता है वो सारी चीजें बता दी जाती है। तो यहाँ पर वही वाला सिस्टम है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया तो आगे के आपको सारे लेक्चर समझ में आ जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर क्लियर हो गया, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अगले स्टेप की तरफ।
देखो तो इसमें पढ़ रहे हैं हम होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। अगर हम होमो की बात कर रहे हैं, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, दोनों गैमेट क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर दिखाई देंगे बिल्कुल। आइसो मतलब भी क्या होता है, सेम, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर होमो लिखा है तो भी मतलब है दोनों सेम होंगे, आइसो लिखा है तो भी मतलब क्या है, गैमेट बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। अभी किस में होगा, ये होगा एल्गीज के केस में, ह्यूमन में नहीं होता है ऐसे। ह्यूमन में हेटेरोगैमेट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, ओवम अलग होगा और स्पर्म्स अलग दिखेंगे बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते इसमें। अगर हम एल्गे की बात कर रहे हैं तो उसमें होमोगैमस होंगे। टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ऐसे गैमेट्स जिन्हें हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, जिन्हें हम पता नहीं लगा सकते कि ये फीमेल गैमेट है या ये मेल गैमेट है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, उसे बोल रहे हैं हम होमोगैमेट्स या तो आइसोगैमेट्स। अगर हम हेटेरोगैमेट्स की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है अपीयरेंस में, दिखने में बिल्कुल अलग है। जैसे हम ओवम की बात करें तो ओवम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अगर हम बात करें स्पर्म्स की तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, इसकी टेल होती है, ये अलग तरीके से दिखाई देता है। तो ये किस में आ जाता है, हेटेरोगैमेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है। In a majority of sexual reproduction organism, the gamete produced are of two morphologically distinct type, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या दिखाई देते हैं, वो लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम मंकी, ह्यूमन और कॉकरोच, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोगैमेट्स के अंदर आते हैं। इनमें क्या होता है, अलग अलग जो होते हैं, मेल गैमेट अलग दिखाई देते हैं, फीमेल गैमेट अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सम एनिमल्स स्पीसीज प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सच एनिमल्स आर टर्म्ड बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जगह पे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम, या तो बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं या तो हर्मेफ्रोडाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जीज, टैप वॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिप्लॉयड मतलब जिसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। मियोसाइट्स का मतलब क्या है, मदर सेल, जिन्हें हम बोलते हैं मदर गैमेट सेल, ठीक है। अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म गैमेट, ये क्या करते हैं, मियोसिस के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, ये लोग गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। अब मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर जरूर देखिए वीडियो को। तो अब हम क्लियर करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। इसमें हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा, गैमेट्स बन गए, हमें पता चल गया गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बन गए। अब इनका ट्रांसफर कैसे होगा, अब ये तो देखो, ये मेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है तो ये अलग अलग, ये इधर है, ये इधर है। अब इनके गैमेट आपस में कैसे मिलेंगे, वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर होंगे आफ्टर देयर फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकल ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन। ये क्या करेंगे, आप फ्यूजन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें साइनगेमी की बात करते हैं। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete. This process is called syngamy, result in the formation of diploid zygote. तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, साइनगेमी बोलते हैं। देखो अलग अलग टर्म है, एक ही टर्म का दो दो नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे फर्टिलाइजेशन है तो उसे साइनगेमी बोल रहे हैं, साइनगेमी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इसमें क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट जो होगा डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, ये डिप्लॉइड बना देंगे, ठीक है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, बॉडी के बाहर, है ना।
तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बॉडी के बाहर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने पानी में रहने वाले जीव होते हैं, ज़्यादातर फिशेज मान लो आप, या तो क्या जो हमारा फ्रॉग होता है, इनमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो किसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर के अंदर में होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको समझना है कि आउटसाइड द बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, गैमेट जो है उनका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनल मतलब क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब किसकी बॉडी के अंदर होगा, मेल के अंदर होगा या फीमेल के अंदर होगा, तो ऑफ कोर्स किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब बात करें, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, साइनगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बताया मैंने जैसे आपको, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, साइनगेमी, ठीक है, अकर होता है इनकी बॉडी के अंदर। क्लियर है इतना, आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, पहले तो सबसे पहले हमारे गैमेट बन गए, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होने वाला है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने के बाद भी तो अलग प्रोसेस होगा ना, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब जाइगोट बन गया उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। Zygote is a vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next generation. अब क्या है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, कंटिन्यूटी होगी किसी पॉपुलेशन की, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या रहेगी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो धरती पर बनी रहेगी। अगर बहुत टाइम पे ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया पर लेकिन जाइगोट जो है वो भी बन गया, उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें दिक्कत आ गई। अब उसमें दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, जो जाइगोट है, जो फीटस है, वो क्या नहीं हो पाता, वो बर्थ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो वहीं स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केस भी होते हैं। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट, ठीक है, सिंगल सेल जो जाइगोट है उसके अंदर हमारा ह्यूमन का जो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, वो किसके अंदर से होती है, जाइगोट के अंदर से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर सेल्स को डिवाइड करेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, धीरे धीरे फीटस का निर्माण होना शुरू होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम जानते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बनेगा, अभी तक हमारा जाइगोट बना था, अब हमारा एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। जाइगोट कहाँ पर जाएगा, सेल डिवीजन में जाएगा, सेल्स उसकी डिवाइड होगी, किससे होगी, माइटोसिस के थ्रू होगी, ठीक है। हमने पढ़ रखा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें माइटोसिस होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मियोसिस होता है, ठीक है, हमने ये सब पढ़ रखा है पहले से ही। तो इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस होगा और क्या बनाएगा, सेल्स डिवाइड होती रहेंगी। While cell division increases the number of cells in developing embryo, cell differentiate help group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an
ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो कहानी है यहाँ पर जो चल रही है, अब क्या कहानी आ रही है, सेल की, मेनली सेल की कहानी शुरू हो गई जब से हमने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उससे आपको ये तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे कि हमने ओवा की बात करी, हमने स्पर्म्स की बात करी, ठीक है। अगर आपको ये कहानी छोटी सी समझ में आ गई तो आपको आगे तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओवा है, स्पर्म्स है, ये क्या है, ये हमने पढ़ा कि ये सेल है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल सेल है। ये दोनों मिल गए, क्या बना लिया इन्होंने, जाइगोट बना लिया। जाइगोट के बाद ये किस में जा रहे हैं, माइटोसिस के अंदर जा रहे हैं, है ना, माइटोसिस हो रहा है इसके अंदर में। फिर क्या बनाएगा, सेल क्या होंगी, ग्रुप होंगी, ठीक है। ग्रुप होने के बाद में क्या बनाएंगी, सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएंगी, सेल जो होंगी अपनी जैसे टिश्यू का निर्माण करेंगी। उसके बाद में क्या होगा, जो टिश्यू होगा वो क्या बना लेगा, एक ऑर्गन बना लेगा, है ना। टिश्यू क्या कर लेगा, एक ऑर्गन बना लेगा। फिर ऑर्गन के बाद में बहुत सारे ऑर्गन जब कलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, तो क्या बन जाएगी, एक ह्यूमन की बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। तो सेम कहानी चल रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब सेल डिवीजन हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारी सेल्स है वो ग्रुप में बननी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप में बनेगी, हार्ट की सेल अलग बनने लगेगी, जो हमारे लंग्स की सेल है वो अलग बनने लगेगी, स्टमक की अलग बनने लगेगी। सारी सेल्स क्या होने लगेंगी, अलग अलग ग्रुप होने लगेंगी, और क्या बनाने लगेंगी, अपना अपना टिश्यू बनाने लगेंगी, अपने अपने ऑर्गन बनाने लगेंगी। उसके बाद में क्या बना लेंगी, एक पूरी बॉडी बनाकर तैयार कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पर बस यही कहानी है जो कि दोहराई जाती है बायो के अंदर, ठीक है। सेल से ही पूरा जो है बॉडी स्टार्ट होगी। अगर सेल नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर बायो में बात कर रहे हैं तो वो हर कोई चीज जो है वो सेल से मिलकर बनी है। या तो प्लांट की बात कर लीजिए, या तो आप एल्गी की बात कर लीजिए, फंगी की बात कर लीजिए, ह्यूमन की बात कर लीजिए, तो सब सेल से ही मिलकर बनी है, और सेल पे ही कहानी शुरू होती है हमेशा, ठीक। तो यहाँ से ये आपका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जस्ट अ सेकेंड में आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस ये सब आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में स्टडी करी थी इसकी, कि ओविपेरस कौन होते हैं, जो कि सीधा क्या करते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, एग्स को क्या देते हैं, एग देते हैं, ठीक है। और विविपेरस कौन होते हैं, जो सीधा मनुष्य को जन्म देते हैं, या तो अपने जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है, वो एग नहीं देते। तो ये दोनों कैटेगरीज जो है ये हमने पहले ही पढ़ रखी है। ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं, विविपेरस जो कि सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। ओविपेरस में अंडे देने वाले जैसे मुर्गी आ गई, सांप आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ओविपेरस में आ जाएंगी। विविपेरस में जैसे कि मंकी हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, तो ये सब किस में आ जाते हैं, विविपेरस के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। और इनके जितने भी जाइगोट बनता है, इनका डेवलपमेंट होता है, वो किस में होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। That means whenever they lay fertilized egg or give birth to young ones, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है, अगर एग दे रहे हैं और या तो गिव बर्थ दे रहे हैं। अगर एग की बात चल रही है तो वो ओविपेरस है, अगर विविपेरस है तो क्या दे रहे हैं, सीधा बर्थ दे रहे हैं, किसको, यंग वंस को, ठीक है। जो बच्चे को सीधा क्या दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। ये हमने क्लियर कर लिया, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखो, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय अ हार्ड कैल्शियस सेल। ये किससे कवर होते हैं, ये हार्ड कैल्शियस सेल से। कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उनके सेल से बने होते हैं ये जो इनका कवच होता है, ठीक है। क्यों बने होते हैं, क्योंकि देखो जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी की, जो ओवम है, ठीक है, कितनी सारी सिक्योरिटी से है। पहले तो बॉडी के अंदर है, ठीक है, फिर बॉडी के बाद में उसके अंदर एक कवर के अंदर है, उसके बाद में किसके अंदर है, ओवरीज के अंदर है, ओवरीज के अंदर भी 3-4 लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद में कहीं जाकर क्या है, ओवम प्रेजेंट है, वो भी एक किसमें, जेली जैसे लिक्विड में प्रेजेंट है। बट लेकिन जो इनका जो गैमेट्स है, इनका जो जर्म सेल्स है, वो क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर रखे हैं ऐसे ही।
तो क्या है, उन्हें एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारी बॉडी को इतना सारा प्रोटेक्शन है तो इनको भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनके जो कवच होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ताकि ये जल्दी से ब्रेक ना हो पाए। पर लेकिन फिर भी ब्रेक हो जाता है, इतना भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पीरियड है यहाँ पे ओवीपेरस जो है, ठीक है, ये सेफ प्लेस रखने के लिए इनकी जो कैल्शियस सेल बनी होती है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैट आउट। ठीक है, जब इंक्यूबेशन होता है, जैसे कि मुर्गी जब अंडे देती है तो उसके ऊपर क्या करती है, बैठती है और अंडों को क्या करती है, गर्म करती है, ताकि उसमें क्या हो, सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो। सेल डिवीजन होगी, जितना मुर्गी जो है गर्म करेगी अंडे को, उतना क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो उसके बाद में क्या बनेगा, फिर उसके बाद में वही सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कलेक्ट होंगे और क्या बना लेंगे, पूरी की पूरी एक हैन मुर्गी बना लेंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर भी। अब हम दूसरी तरफ बात करें कि वीवीपेरस की। वीवीपेरस के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ये सारी जो अभी हमने बात करी, वो क्या करते हैं, अच्छे से प्रोटेक्शन रख सकते हैं, क्योंकि वो किसके अंदर है, वॉर्म के अंदर है, फीमेल वॉर्म के अंदर, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से प्रेजेंट है, उसे कोई हार्म नहीं कर सकता जल्दी से। तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन होता है वीवीपेरस को एज कंपेयर टू ओवीपेरस। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो बेस्ट तो दोनों ही है अपनी तरफ से, पर लेकिन वीवीपेरस जो है उसे सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मूव ऑन करें न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हल्का सा हटा दो तो उसमें आता है ये। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में बात करते हैं, उसमें जाइगोट कैसे बन रहा है, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। किसके अंदर बनता है जाइगोट, जो है ओव्यूल के अंदर में बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स वेदर दे आर फॉल ऑफ। क्या हो जाता है, जैसे फ्लावर आया, देखो जैसे हमने अभी तो पूरा प्लांट के बारे में बात नहीं करी है, अभी तक हमने किसके बारे में बात करी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस की बात करी है, ज्यादा एनिमल्स की बात करी है। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, अभी बहुत सारे हमने फेसेस पढ़े हैं, तो इसका जो अपने वेजिटेटिव फेस आता है उसमें हम कब बोलेंगे कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है। तो जब प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या आने लग जाता है, फ्लावर आने लग जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या होने मतलब कि पूरा जो रेडी है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर आ गया है तो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो सेपल्स हैं, सेपल्स प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है फ्लावर के, वो सारे गिर जाएंगे और क्या बनाएंगे, द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट। जो पिस्टल होता है, पिस्टल ये जो है, ये अगले चैप्टर में हम क्लियर करके पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पूरा चैप्टर ही आपका सेकंड, उसमें हम क्या डायग्राम के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर एक एक पार्ट को जानेंगे। इसमें अभी तक आप इतना जान लीजिए, जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, वो प्लांट से अटैच्ड ही रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बना है, ओव्यूल से वो अटैच्ड रहेगा, ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए और क्या बन पाए, सीड्स बन पाए। सीड्स बनेंगे और क्या बन जाएगा, फ्रूट बनेगा। जैसे कि ह्यूमन में क्या बन रहा है, बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, वैसे फ्लावर्स के अंदर में किसको जन्म दिया जा रहा है, जो प्लांट है, प्लांट के अंदर में जो बच्चा बोला जाएगा प्लांट का, वो क्या है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट को वो एज ए रिप्रोडक्टिवली जो प्रोडक्ट है वो हम मानते हैं कि फ्रूट जो है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है प्लांट का। ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें जो है, सेपल्स, पेटल्स, ये पिस्टल, इन सब के पार्ट हम क्या पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। अब जो स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए जितना भी है आपका, ये चैप्टर आपका होता है खत्म। जो चैप्टर आपका फर्स्ट था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये खत्म हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो सारी नहीं देखी है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट अब बन चुका है,
तो ये जो तीनों पार्ट है ये आपको क्या करेंगे, जितना आपका ये है ना रिप्रोडक्टिव वाला जो पार्ट है जिसमें हम 3-4 चैप्टर ये जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सब में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि माइटोसिस, मियोसिस, ये जितने भी फेजेस हैं ये सारे आपको आगे भी काम आने वाले हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें उसकी मैच करेगी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें आपकी पूरी बायो का बेस एकदम क्लियर हो चुका है। अगर आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे तो एक एक बेस आपका क्लियर हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम मिलते हैं आपको चैप्टर सेकंड के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, तो हमें क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल क्या करेंगे, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर हो सके तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके वो क्लियर हो पाए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज के साथ में हम आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, क्लियर करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर को, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे मुद्रा की आपूर्ति। मतलब मुद्रा से रिलेटेड ये चैप्टर है, और हम ये देख रहे थे कि मुद्रा क्या क्या काम करती है और मुद्रा के क्या क्या वर्क होते हैं और मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर ली है। जिस बच्चे ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका बेसिक फर्स्ट पार्ट है, उसे आप देख के आइए, क्योंकि इस चैप्टर में हम ओनली ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई अगर मुद्रा आपके पास में है तो उसको कितनी जल्दी हम नगद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और मुद्रा की पूर्ति कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप 12th क्लास में हैं, या फिर आप बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमबीए, आपका बीबीए, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक वीडियो सभी में काम करेगी। क्योंकि इसको बनाया ही आपको इसीलिए गया है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, चाहे आप डीयू के स्टूडेंट है, इग्नू के स्टूडेंट है, सीसीएस यूनिवर्सिटी, आईपीयू, सुभारती, XYZ, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वीडियो है चैप्टर आपकी 2 है, इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट बन चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो जो कठिनाइयां होती थी। मतलब हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो वस्तु विनिमय होता है वो क्या होता है कि वस्तुओं के बदले आदान प्रदान, यानी वस्तुओं को ही दिया जाता था। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से आपका MCQ बन के आ सकता है। तो इसमें आपका यहाँ से क्या आ सकता है? MCQ आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या होती थी? सबसे पहला हमें क्या होता था? दोहरे संयोग का अभाव होता था। मीन्स कि हमें उस व्यक्ति को तलाश करना पड़ता था जो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट बैठे। क्यों? जो चीज़ की इसको जरूरत है वो इसके पास हो और इसकी जरूरत इसके पास हो, तो तभी आपस में व्यापार कर सकते थे। और इसको ढूंढने के लिए कहीं कहीं गाँव तक चला जाना पड़ता था, बहुत लंबी दूरियों को तय करना पड़ता था। उसके बाद में दूसरी कठिनाई आती थी वस्तु विभाजन में कठिनाई, क्योंकि हम ये देखते थे कि अगर किसी के पास में सोना है और उसको किसकी लोहे की जरूरत है, तो समझ लीजिए कि वो लोहे के बदले सोने को क्या कर लेता था? एक्सचेंज कर लेता था। इसका मतलब सोने की वैल्यू किसके बराबर होती थी? लोहे के बराबर होती थी। तो इस चीज में क्या होता था, लोगों को बड़ी दिक्कतें आती थी कि लेकिन फिर भी क्या होता था, फिर भी उनको करना पड़ता था। उसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण, मतलब पहले हम वस्तु जो होती थी उनको भविष्य में हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से मुद्रा आई है हम उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। मतलब कहने का कि फ्यूचर में हम वस्तुओं को नहीं बदल सकते थे। जैसे अगर किसी के पास में 2 लीटर दूध है और वो बोलने लगा कि भाई मैं 4 दिन बाद में तुम्हें एक्सचेंज कर पाऊंगा, तो 4 दिन तक क्या दूध रुक पाएगा? नहीं रुक पाता था। तो ये चीज क्या होती थी? भविष्य में हस्तांतरित नहीं होती थी।
उसके बाद में नेक्स्ट आती है परेशानी की क्रय शक्ति और संचय में कठिनाई। मतलब क्रय शक्ति यानी हमें जो वस्तु का मूल्य होता था उसको संचय करने में कठिनाई होती थी कि हम वस्तु जो होती थी उसको आने वाले समय के लिए हम क्या करते थे, इकट्ठा करके नहीं रख पाते थे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी कि हमें हैंड टू हैंड ही क्या करना पड़ता था, उसको एक्सचेंज करना पड़ता था। उससे पहले हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते थे या फिर भविष्य में उसको एक्सचेंज के लिए नहीं टाल सकते थे। उसके बाद है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, यानी कि मूल्य के मापक का अभाव होता था कि हम मूल्य जो होता था उसको माप नहीं सकते थे कि भाई कितने रुपए में या फिर कितनी वस्तु कितनी चीज़ों के अंदर मिली गई है या फिर हमें मिली है, तो इस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता था। उसके बाद में भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान का मतलब ये होता था कि भाई हमें ये नहीं पता होता था उस समय पे कि हम किस चीज़ के बदले क्या दे रहे हैं, है ना। मतलब हमें ये नहीं पता होता था कि अगर हम किसी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस चीज की वैल्यू कितनी है और सामने वाली वस्तु की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीजें हमें उस समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन विक्रय तो करना ही पड़ेगा, यानी कि विनिमय तो करना ही पड़ता था। इसीलिए लोग क्या करते थे, वस्तुओं के बदले आराम से वस्तु दे देते थे, नो टेंशन, क्योंकि उस समय पर कोई ऐसा माहौल नहीं था या फिर ऐसी कोई चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता था। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाई है, तो आप इन सभी को बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीजें मतलब फेस वैल्यू और मेल्ट वैल्यू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो समझने की बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू। समझ गए। तो अब देखिए फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो मुद्रा के उस मूल्य को कहा जाता है जो कि उस मुद्रा पर अंकित मतलब होता है लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ जो उसके ऊपर गुदा हुआ होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 2000 का नोट है, तो ये जो 2000 इसके ऊपर लिखा हुआ है यही इसका अंकित मूल्य होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन मेल्ट वैल्यू क्या होता है, मेल्ट मतलब होता है गलना। क्या होता है, गलना। तो मेल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि मुद्रा जिस धातु या कागज की बनी हुई होती है उसको क्या होता है, जिसमें उसको बदला जाता है, उसका बाजार मूल्य कितना है, उसे हम बोलते हैं मेल्ट वैल्यू। मतलब 1 रुपए का सिक्का है, कितनी धातु का प्रयोग इसके अंदर हुआ है और मार्केट में इस धातु की कितनी वैल्यू है, वही क्या कहलाती है, मेल्ट वैल्यू कहलाती है। मतलब ये 1 रुपए का सिक्का जो है ना, वो इसके अंदर जितनी धातु लगी है वो 1 रुपए के बराबर ही होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इसी को ही बोलते हैं मेल्ट वैल्यू। समझ गए। मेल्ट वैल्यू में क्या होता है, मेल्ट वैल्यू के अंदर क्या होता है, मौद्रिक मूल्य और आपका मुद्रित मूल्य दोनों के क्या होते हैं, इजिकल टू, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि धातु का मूल्य भी और इसके ऊपर जो लिखा हुआ मौद्रिक मूल्य ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन फेस वैल्यू में क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है इसके ऊपर ये ज्यादा होता है, लेकिन इसके जो बनाने में खर्चा आता है वो कम होता है। तो इससे आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर इसमें अंतर की बात करें तो नोटों की फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा उनके मेल्ट वैल्यू से ज्यादा होती है। समझ गए ना, क्योंकि नोटों को बनाने में जो लगने वाला कागज होता है उसकी वैल्यू के बराबर नहीं हो पाता है, जबकि नोटों की फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए का, ये जो भी है, इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। इसी तरीके से सिक्कों की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसी तरीके से जो सिक्के हैं, मतलब जो सिक्के होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू ज्यादा होती है मेल्ट वैल्यू से। यहां पर हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम बात करें आगे कि जबकि सिक्कों की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है और मेल्ट वैल्यू ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिक्के होते हैं उनकी जो धातु होती है उसका मूल्य क्या होता है, उसके सिक्के के बराबर होता है, उससे ज्यादा होता है, तभी उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में या फिर अच्छे से हम उसको ले सकते हैं। तो इसके बाजार में क्या होता है, इससे ज्यादा होता है तो सरकार उस सिक्के को क्या करती है, या तो बंद कर देती है या फिर उस सिक्के के इस्तेमाल पर क्या कर देती है, उसका वजन कम कर देती है। जैसे आपने देखा होगा पहले 1 रुपए का सिक्का आता था वो भारी, जिस पर अनाज छपा हुआ होता था, तो वो बहुत बड़ा सिक्का होता था और भारी सिक्का होता था। गवर्नमेंट को लगा कि इसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने उस सिक्के को चेंज कर कर, आप देखा होगा आपने, छोटा सा सिक्का आ गया जिसके ऊपर क्या है, ठेंगा छपा हुआ। क्या छपा हुआ है, ठेंगा छपा हुआ है, मतलब अंगूठा छपा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है,
इसको चेंज करा है, इसको इसमें कन्वर्ट करा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी और इसकी वैल्यू क्या कर दिया, बराबर कर दी है। तो ये किसके हाथ में होता है, ये सिक्कों के, ये सरकार के हाथ में होता है कि भाई हमें किसको कितनी वैल्यू देनी है। इसी कारण आपने देखा होगा कि बाजार में हर साल नए तरीके के सिक्के जारी किए जाते हैं। ये सिक्के इसीलिए होते हैं, समझ गए, क्योंकि ये धातु को बचाकर, इसमें क्या होता था, जितनी धातु इस एक सिक्के में लगती थी, अब इस धातु के 2 सिक्के आराम से बनके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नोट इंपोर्टेंट चीज मैंने बता रखी है कि मुद्रा धातु शक्तिशाली है, मतलब मुद्रा क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु इसको क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। समृद्धि मतलब क्या होता है, अपना चैन और सुकून नहीं खरीदा जा सकता। मुद्रा वही चीज खरीदी जा सकती है, क्या मुद्रा से हम सिर्फ वही चीज खरीद सकते हैं जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में होती है। मतलब आपने देखा है कि हम पैसों से रिश्ते नाते नहीं खरीद सकते, अपना सुख चैन नहीं खरीद सकते, है ना, मौत को नहीं खरीद सकते, लेकिन हम वस्तु, उससे धातु से क्या कर सकते हैं, सिर्फ वस्तुओं को ही खरीद पाते हैं। ये सिर्फ हमारे विनिमय का ही माध्यम होता है ना। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जाती तो सरकार ने मुद्रा की छपाई के साथ साथ गरीबों को खत्म कर दिया होता। यानी कि अगर इस देश में क्या होता, गरीब बिल्कुल खत्म हो जाते अगर ये नहीं होता, अगर मुद्रा को अगर ऐसे छापा जाता। आप खुद ही सोचो कि जब नोट गवर्नमेंट छापती है ना, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, और हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करते हैं, मुद्रा को छापते हैं। आप खुद सोचो कि वो हमारे देश में फिर भी गरीबी है, तो अगर हम नोट खुद छापते हैं तो सरकार क्यों ना हमें सबको एक एक मशीन दे दे कि भाई सब आप अपने नोट छापो। तो अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चल सकती, इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि कोई अपना काम सही से नहीं करेगा, सबके पास में भरपूर पैसा होगा, कोई काम धाम कुछ नहीं करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुद्रा का वर्गीकरण, तो देखिए मुद्रा का कितनी चीजों में वर्गीकरण है। सबसे पहला है नजदीकी मुद्रा, यानी कि नजदीकी मुद्रा कौन सी होती है, उस संपत्ति को जो रूप, मतलब ऐसे रूप में जल्दी से या आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो जा सके, मतलब ऐसी संपत्ति को कहा जाता है नजदीकी मुद्रा, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से किसमें किसमें मुद्रा में परिवर्तित हो सके, समझ गए। यानी कि कोई भी ऐसी धातु हो गई जो जल्दी से जल्दी किसमें बदल जाए, मुद्रा में बदल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नजदीकी मुद्रा। जैसे कि घर, जमीन, जायदाद, उसके बाद में सोना चांदी, इनको हम बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, इनको हम बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, सोना बेच सकते हैं, चांदी बेच सकते हैं। तो ये क्या होता है, नजदीकी मुद्रा में आपका आता है, समझ गए इस चीज को। आगे अगर हम बात करें पत्र मुद्रा, देखिए पत्र मुद्रा क्या होता है, सामान्य रूप से तो पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, जबकि सिक्के का अपना एक मूल्य होता है। जैसे कि एक सिक्के को पिघला दिया जाए तो उससे मिलने वाली धातु का अपना कुछ ना कुछ बाजार मूल्य जरूर होता है, लेकिन जो पत्र मुद्रा होती है, जो भी मतलब मुद्रा का जो भी मूल्य होता है, उस पर क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक या गवर्नर के क्या होते हैं, साइन होते हैं, उस पर शपथ लिखा रहता है, आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे फिर क्या होते हैं, उसके साइन होते हैं। अगर वो चीज लिखी है तो समझ लो कि आपका नोट चलेगा, और उसके बाद में अगर वो चीज नहीं लिखी है तो आपका नोट चलने वाला नहीं है। यदि गवर्नर की शपथ किसी नोट पर ना लिखी हो तो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है। पत्र मुद्रा को छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, जबकि इस पर लिखी गई राशि जो होती है उसका भुगतान या अंतिम दायित्व सरकार का होता है। मतलब सरकार इसको मान्य करती है, मतलब छापेगा तो आपका कौन, आरबीआई, नोट छापने का काम आरबीआई करेगा, लेकिन इस पे कितने का नोट छापना है, क्या लिखना है और कितने की इसकी वैल्यू देनी है, वो डिसाइड करती है कौन, वो सरकार डिसाइड करती है। जैसे 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500, 2000, अब 1000 का बंद हो गया, तो मतलब ये 1000 वैल्यू इसे ऐसी दे दिया था। तो इसमें जितनी भी वैल्यू लिखी हुई होती है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का होता है। यहां पर देखो, नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का होता है, रिजर्व बैंक जो होता है हमारा, आरबीआई जो होता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है वो क्या होता है, रिजर्व बैंक नहीं छापता।
या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता, उसे भारतीय सरकार जारी करती है। यानी कि भारतीय सरकार का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, मतलब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, वही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही क्या करता है, 1 रुपए के सिक्के को छापता है। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए 1 रुपए का नोट या फिर 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, तो उसमें लिखा रहेगा आरबीआई, केंद्रीय बैंक, या फिर आपसे बोलेगा सरकार, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो समझ लेना फाइनेंशियल जो सरकार यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है ये सारी चीजें छापना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जमा मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा, देखिए क्या होती है, बैंकों के द्वारा खोले गए मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट द्वारा क्या होता है, मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि यह इन जमाओं को चेक द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते, इनको देने के लिए क्या होता है, किसी को भी चेक या फिर चेक दिया जाता है, वो क्या करते हैं, वो इस चीज को क्या करते हैं, अपने कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो इसे बोलते हैं जमा मुद्रा, जो आपकी बैंक में जमा है और उस बैंक में से आप क्या कर सकते हैं, किसी को आप पैसा देना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, और चेक के द्वारा वो उस कैश को क्या करवा लेगा, कन्वर्ट करवा लेगा, यानी कि उसको कैश में कन्वर्ट करा लेगा। समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो उसको बैंक में जाने की या फिर उसको अपना पैसा मारने की या वैसे की कोई वो नहीं होती, उसको दिक्कत नहीं होती, वो चुपचाप जाके अपना चेक दे देगा, वो बैंक में जाएगा, बैंक में से उसके अकाउंट में से डिडक्ट होकर वो उसको व्यक्ति को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका आता है प्रतिनिधि मुद्रा। देखिए प्रतिनिधि मुद्रा क्या होता है, प्रतिनिधि मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो कि वास्तविक मुद्रा की तरह कार्य करती है। जैसे प्रतिनिधि मुद्रा की सहायता से सोना और चांदी और कोई भी अन्य चीजों को खरीदा जा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा में सिक्के और प्रमाण पत्र को भी गिना जा सकता है, जैसे कि ये सोना है, ठीक है, ये प्रतिनिधि मुद्रा है, तो इसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आपको पता है कि सोना चांदी और इनकी कितनी वैल्यू होती है, या फिर सिक्कों की, इन सभी को बोलते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। यानी कि अगर गवर्नमेंट बोलते जैसे कि सोने का सिक्का या फिर सोने का बिस्किट जो होता है, वो सभी क्या होती हैं प्रतिनिधि मुद्राएं होती हैं, उससे आप कभी भी कोई सी भी मुद्रा खरीद सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें विश्वास आधारित मुद्रा, देखिए जो विश्वास आधारित मुद्रा जो होती है, ऐसी मुद्रा को कहते हैं, यानी कि ऐसी मुद्रा जो क्या होती है, इसे जारी करने वाले अधिकारी या फिर संस्था के द्वारा दिए गए विश्वास पर चलती है। जैसे कि सभी प्रकार की जो मुद्राएं होती है, जैसे नोट हो गए या सिक्के हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियरी मनी कहते हैं, यानी कि इन्हीं को हम विश्वास आधारित मुद्रा कहते हैं। जैसे कि करेंसी नोट हो गया, सिक्के हो गया, बैंक जमा हो गया। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते हैं, आपका अगर अकाउंट होगा तो वो सिर्फ एक विश्वास पर चलता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वो सिर्फ क्या है, एक विश्वास पर चलता है। आप किसी को अगर चेक देते हैं तो सिर्फ एक विश्वास की वो होती है। अगर किसी ने इसको मना कर दिया लेने से, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मर्जी होती है कि वो उसको लेता है या नहीं लेता, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ क्या होता है, एक विश्वास होता है। अगर वो लेना चाहे तो उसको ले सकता है, अदरवाइज उसकी मर्जी, वो ले या ना ले, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये होती है विश्वास आधारित मुद्रा, जो कि एक विश्वास के आधार पर चलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें वेद मुद्रा, तो वेद मुद्रा क्या होती है, देखिए वह मुद्रा होती है जो कि सरकार के आदेश पर चलती है, इसको आदेश मुद्रा भी कहते हैं, जैसे कि सिक्के और नोट। इस प्रकार की मुद्रा को लेना सभी के लिए कानूनी जरूरी होता है। अगर कोई इसको लेने से मना करता है तो कानूनन उसके ऊपर क्या होता है, कार्रवाई करी जाती है, क्योंकि वो सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहा है, उसका पालन सही से नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं वेद मुद्रा, यानी कि फ्लैट मनी। ये लेना बहुत जरूरी होता है, इसको हम आदेश मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये सरकार के आदेश पर ही चलती है। सरकार चाहे तो इसको चलाए, सरकार चाहे तो इसको बंद कर दे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें देखिए कुछ एक नोट है। भारत में छोटे सिक्के जैसे कि 1 रुपए के नोट या सिक्के को एक सीमा तक ही भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ के रुपए का 1 रुपए के रूप में सिक्के के रूप में क्या कर सके, भुगतान कर सके। तो ऐसा वो मना कर सकता है, ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इसने इसको 1 करोड़ रुपए देने है ना, तो ये 1 करोड़ रुपए उसको 1 रुपए के सिक्के के देता है, मतलब 1 करोड़ रुपए एक एक के सिक्के देता है। तो ये व्यक्ति लेने से मना कर सकता है, इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि इसको 1 रुपए के सिक्के इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों दिए जा रहे हैं और आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप 100, 150, 500 तक तो चलो चल जाता है कि हाँ नॉर्मली है, लेकिन आप उसको करोड़ों में या फिर लाखों में या फिर ज्यादा अमाउंट में आप उसको सिक्के पे नहीं कर सकते, वो आपको लेने से मना कर सकते और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें गैर कानूनी यानी कि गैर वैधानिक मुद्रा। गैर वैधानिक मुद्रा कौन सी? देखिए जो गैर वैधानिक मुद्रा कौन सी होती है, देखो इस तरीके की मुद्रा जो सिर्फ व्यक्ति के विश्वास पर चलती है। किस पर? व्यक्ति के विश्वास पर चलती है। अर्थात इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की मुद्रा को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसको बोलते हैं गैर वैधानिक मुद्रा, यानी कि नॉन लीगल टेंडर। यानी कि ये जरूरी गवर्नमेंट ने नहीं करा है, कंपलसरी नहीं है कि आप किसी को साख मुद्रा दो। साख मुद्रा मतलब जैसे कि चेक वगैरह होता है, या फिर किसी को ड्राफ्ट या चेक या फिर बिल दो। ये सिर्फ एक विश्वास के ऊपर काम करता है, तो आप इनको आप जबरदस्ती किसी के ऊपर पे नहीं कर सकते। अगर सामने वाला चाहता है तो उसको ले सकता है, अदरवाइज वो मना भी कर सकता है। इसको विश्वास मुद्रा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वस्तुगत मुद्रा, यानी कि देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तुगत मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा से जिसका मूल्य उस वस्तु के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसे वह क्या होता है, बनता है, यानी कि हम उसको बना सकते हैं। इसमें मुद्रा का कार्य कौन करता है? इस प्रणाली में वस्तु की मुद्रा का कार्य वस्तु की ही मुद्रा के रूप में काम करती है। यानी कि वस्तु मुद्रा हम उसे कहते हैं कि जिसमें उसको क्या कर दिया जाता है, वस्तु के बदले का जो अमाउंट होता है उस वस्तु में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब यहां पर आप इसको देखिए, ये देखिए और ये वाली चीज देखिए, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, वस्तु विनिमय कर रहे हैं कि जूते के बदले बैग दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में इन वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो ये देखिए एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या है, ये एक ऐसी मुद्रा है, ये पहले क्या होता था, सीसी इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, ये लागू होती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ये पहला होती थी वस्तुगत मुद्रा, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि सोना है ना, चांदी, तांबा या फिर इस तरीके के। तो उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, नमक, मिर्च, चावल, बड़े पत्थर, या फिर मुद्रा की वस्तु विनिमय प्रणाली में विद्यमान थे। ये हमारे उस समय पे थे। लेकिन विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक काले धन व नकली नोटों को क्या करता है, चलन से बाहर कर देता है और पुरानी मुद्रा की क्या कर देता है, वैधानिकता समाप्त कर देता है और नई मुद्रा क्या करता है, जारी करता है। अगर आपसे पूछे विमुद्रीकरण क्या होता है, तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि काले धन या फिर नकली नोटों को रोकने के लिए या फिर उसके चलन को कम करने के लिए क्या कर देता है, सरकार उसमें नोट में प्रतिबंध लगा देती है कि इसके चलन पर रोक लगा दी जाए कि ये नहीं चलेगा, तो उसको चलाने से मना कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो नकली नोट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं, और जिसका पास काला धन होता है जो इकट्ठा करके रखता है वो भी खत्म हो जाता है। तो मुद्रा की इसी क्रय शक्ति, अब बात करते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है। अब क्रय शक्ति आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी मुद्रा में कितनी मात्रा किस वस्तु की खरीदी जाती है, उसे ही मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। मतलब कि एक ये मुद्रा है, इस मुद्रा में कितनी वस्तु को खरीदने की ताकत है, कितनी मात्रा में वस्तु को खरीदने की शक्ति है, इसे ही बोलते हैं हम मुद्रा की क्रय शक्ति। कि किसी मुद्रा में कितनी वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है, उसे ही वस्तु की क्रय शक्ति कहा जाता है। इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर मापा जाता है। मतलब एक तो घरेलू स्तर पर मापा जाएगा, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ा जाएगा और वहां उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। घरेलू क्रय शक्ति और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति, दो तरीके से इसको बांटा जाता है। घरेलू क्रय शक्ति क्या होता है कि किसी मुद्रा की देश की सीमा में, मतलब अपने ही देश के अंदर कितनी वस्तुओं को वो खरीद सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब कितनी वस्तुओं और सेवाओं की क्षमता उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खरीदने की होती है अलग अलग देशों के सामने, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति बोलते हैं। और जो देश की सीमा के अंदर वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है उसे हम घरेलू क्रय शक्ति बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा की मांग कि देखिए मुद्रा की क्या क्या मांग होती है, कि मुद्रा की मांग से अभिप्राय होता है कि मुद्रा की उस राशि से होता है जो लोग अपने पास क्या करते हैं, नगद के रूप में रखना चाहते हैं, ताकि वो कभी भी जब भी उनको जरूरत पड़े उसका वो यूज कर सकें, उनको बार बार इधर से उधर भागना ना पड़े। प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि लोग तरल या नगद मुद्रा को निम्नलिखित उद्देश्य से अपने पास रखते हैं। दूरदर्शी उद्देश्य के लिए, मतलब आने वाले समय में उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई दुर्घटना, मृत्यु, सामाजिक रीति रिवाज, तीज त्योहार या फिर उसमें कोई भी उनको जरूरत पड़ती है तो वो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं लोग अपने पास में पैसे को जमा करके रखते हैं, वही मुद्रा की मांग में आता है। दूसरा सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा को इसलिए भी रखता है ताकि वह भविष्य में ब्याज, बॉन्ड, प्रतिभूतियों की कीमत में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठा सकते, जिसे हम क्या बोलते हैं, सट्टा लगाना, या फिर कोई चीज खरीद कर उसको फ्यूचर के लिए रख देना और उससे क्या कर सके, वो पैसे को बढ़ा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तरलता जाल, देखिए तरलता जाल क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की अति निम्न दर की स्थिति, निम्न दर मतलब कम, ठीक है, कम दर की स्थिति जहां प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज की वृद्धि की आशा करता है, उसे हम बोलते हैं तरलता जाल। मतलब एजेंट सोचता है कि इन केस मैं अपने पास में पैसा करके रखूंगा और आने वाले समय में क्या होगा, मेरा जो ब्याज का पैसा होगा वो बढ़ेगा, मैं अभी नहीं देता, अभी तो कम ब्याज चल रहा है, मैं इसको है ना आने वाले समय में दूंगा ताकि जब ब्याज का वो बढ़ जाए। तो यानी कि पहले आपने देखा होगा 2% 3% तक पैसा मिलता था, लेकिन आज 5 और 8 और 10% पर मिलता है। तो धीरे धीरे क्या है, ये भी चीज बढ़ती जा रही है, तो लोग इसी चीज का इंतजार करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो आपके बॉन्ड होते हैं इनकी कीमत गिरने लगती है और पूंजी का नुकसान होने लगता है। तो उस समय पे जो व्यक्ति होता है अपने धन की मुद्रा के रूप में क्या करता है, अपने पास रखी हुई मुद्रा को क्या करता है, उसको सट्टे में कन्वर्ट करवाता है और उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है। मतलब ऐसे समय पर अपनी मुद्रा को निकालता है जब मार्केट में मुद्रा नहीं होती है, तब वो उस समय पर अपनी मुद्रा को निकालता है। इसलिए वो क्या करता है, काला धन यानी कि इकट्ठा करके उसको रखता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई की। ये क्या होता है, देखो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है एमसीक्यू। आपसे पूछेगा कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो किस प्रकार की अवधारणा है, या फिर आपसे पूछेगा कि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है या फिर फ्लो की अवधारणा है या किस चीज की अवधारणा है। तो यहां से आप इसको याद रखेंगे कि स्टॉक की अवधारणा है। इससे अभिप्राय होता है कि एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास में जो कुल मुद्रा होती है उसका स्टॉक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रा का स्टॉक, है ना। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का स्टॉक क्या होता है तो आप बोलेंगे मुद्रा के स्टॉक से अभिप्राय है कि एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास में कुल जमा राशि क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था में सर्जित संपूर्ण मौद्रिक दायित्व मुद्रा की पूर्ति पर ही आधारित होता है। मतलब आगे इकोनॉमी क्या क्या करना है, कैसे चलानी है, क्या करनी है, तो ये स्टॉक पर ही आधारित होता है, मुद्रा के रूप उसमें ही आधारित होता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर नोटों की कुल गिनती कर दी जाती है। अगर कम होते हैं तो ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, अगर ज्यादा होते हैं तो उनको कम कर दिया जाता है। तो इसका दायित्व होता है हमारे आरबीआई बैंक का, यानी कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई ही क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति पर विशेष ध्यान देता है। अगर उसको मुद्रा बढ़ानी है तो भी उसी के हाथ में होता है, और अगर घटानी है तो भी उसी के हाथ में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति के तत्व के बारे में। तो इसके 3 तत्व होते हैं कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी करी गई मुद्रा, इसमें मौद्रिक मूल्य के नोट शामिल होते हैं,
उसके बाद में बैंकों के द्वारा जमा करी गई कुल राशि और सरकार के द्वारा जो इधर उधर के जो सिक्के होते हैं, मतलब सरकार को सिक्के छापती है वो, इन तीनों को मिला देते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति के तत्व बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बैंक होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बैंकों के द्वारा जमा राशि होती है और सरकार होती है। तो ये तीन लोग होते हैं जो मुद्रा की पूर्ति को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एक तो जनता हो गया जिसे हम बोलते हैं सी, एक होता है आपका डीडी, एक आपका होता है पोस्ट ऑफिस, एक होता है आपका बैंक, एक होता है आपका सरकार। ये तीनों चारों मिलकर ही क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को निभाते हैं। मुद्रा की पूर्ति यही लोग करते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा की पूर्ति के सिद्धांत क्या होते हैं, देखिए बैंकिंग सिद्धांत या फिर तुलना, जो आपके तुलना पत्र होता है यानी कि बैलेंस शीट होता है, या फिर मुद्रा का गुणांक यानी कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है। उसके बाद में ये दो ही होते हैं जो मुद्रा की इसमें सिद्धांत पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा गुणांक की। देखिए क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा का गुणांक कहलाता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि कुल कितनी पूर्ति हुई है और कितनी मतलब मुद्रा का स्टॉक उनके बीच में है, मतलब मुद्रा का स्टॉक और पूर्ति कितनी है, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे। वो जो रेशियो निकलेगा वही मुद्रा का गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मुद्रा के गुणांक की, देखिए मुद्रा का गुणांक कैसे होता है। देखो सबसे पहला करेंसी जमा अनुपात यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यानी कि इसको हम बोलते हैं सी। उसके बाद में आरक्षित निधि जमा अनुपात जिसको हम बोलते हैं रिनेलू, यानी कि जो आपका रिनेवल जो होता है, या फिर हम किसी की चीज में हम क्या करते हैं, मतलब हम इसको डिपॉजिट करके आते हैं। जैसे हम अपना पैसा किसको जमा करके आते हैं, या तो हम पोस्ट ऑफिस में जमा करके आएंगे या फिर बैंकों के पास में जमा करके आएंगे। उसके बाद में मुद्रा गुणांक जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, तो एम इजिकल टू होता है सी प्लस डी या फिर सी प्लस आर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मनी गुणांक बन जाता है। अगर हम बात करें आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर दूसरा जो कार्यकारी जो दल होता है वो 1977 में गठित करा गया था। इस दल ने तरलता के अंश के आधार पर क्या करा था, पूर्ण मौद्रिक स्टॉक की चर माप प्रस्तुत करी थी। मतलब इसने सबसे पहले मुद्रा के गुणांक के बारे में बताया था। तो आपसे पूछेगी सबसे पहले मुद्रा के गुणांक के बारे में कब बताया गया था, तो 1977 में सबसे पहला बताया गया था। ठीक है, यानी कि इसकी तरलता के बारे में कि मुद्रा को कितनी जल्दी और कहां कहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें M1 मुद्रा की, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि M1 के पास में क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जनता के पास में जो जमा राशि होती है, चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो, वो और बैंकों की जमाएं और रिजर्व बैंक के पास में जितनी भी अन्य जमाएं होती है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। मतलब जनता के पास में पैसा, बैंकों के पास में मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास में जो जमाएं होती हैं, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपको क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। अगर आपको M2 निकालना होता है तो M1 में डाकघर के पास में जो बैंकों के पास जो डाकघर होते हैं उनके पास में जो जमा राशि होती है उसको प्लस कर दो M1 में, तो हमारे पास में M2 आ जाएगा। M3 अगर हमें निकालना है तो M1 में बैंकों की सावधिक जमा, मतलब सावधिक जमा का मतलब होता है सावधिक की टोटल कितनी जमा उसके अंदर हुआ है उसका। M4 अगर आपको निकालना है तो M3 के अंदर डाकघरों की समग्र जमा, मतलब एक साल के अंदर जितनी जमा राशि हुई है वो M3 में प्लस कर दो तो M4 आपकी मनी निकल जाती है। ठीक है, आगे देखें, अगर M1 और M2 को संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो नीचे वाली है, जहां से मैं आपको ब्लू कलर का ये दे रखा हूँ डब्बे में, यहाँ पे ये देखो, इसको मैं डब्बे में कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। M1 और M2 की जो संकुचित मुद्रा होती है, इसको क्या बोलता है, संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे M1 और M2 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे संकुचित मुद्रा। आपसे बोलेगा M3 और M4 को किस नाम से जाना जाता है, तो व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M1 लेने देने के लिए सबसे आसान और सबसे तरल मुद्रा होती है। जो M1 होती है ये सबसे आसान होती है, आराम से इसको बहुत जल्दी, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में ही और करेंसी में ही काम करती है। उसके बाद में M4 यह सबसे कम तरल मुद्रा होती है। जो M4 होती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी इसको मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि M1 को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मुद्रा की तरलता का तात्पर्य ये होता है कि भाई मुद्रा को हम कितनी जल्दी
कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए M1 को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे कम देरी से 2 को, M3 को थोड़ा सा और लेट किया जा सकता है और M4 को सबसे लेट किया जाता है। अगर हम बोले M3 के, जो M3 होता है कि मुद्रा की पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप होता है, इसमें समस्त मौद्रिक साधारण इसको क्या कहते हैं हम, मौद्रिक साधन भी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, सबसे साधारण रूप होता है मुद्रा का, बिल्कुल नॉर्मल तरीके की मुद्रा होती है M3 जो होती है, क्योंकि बैंकों के पास में जो जमा होती है और जनता के पास में जो जमा होती है, तो ये बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत जल्दी ये क्या हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। हम इसको एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। जैसे M1 क्या है आपका, देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1977 में मुद्रा की पूर्ति के 4 माप दिए थे, M1, M2 और M4, और उनको इस तरीके से बताया गया था कि M1 इजिकल टू C प्लस DD। मैं आपको ऑलरेडी ये बता के आया हूँ, पीछे हमने इसी चीज के बारे में डिस्कस करा था, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि भाई M1 क्या होता है C प्लस DD, M2 क्या होता है M1 में HD प्लस कर दो, M3 क्या होता है M1 में TD प्लस कर दो, M4 क्या होता है M3 में TDP प्लस कर दो। तो यहाँ पर इनके सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजों की, कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह, यहां से आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं MCQ, क्योंकि इस बार MCQ ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो भारतीय रुपए के जो प्रतीक चिन्ह होता है वो भारतीय सरकार द्वारा जुलाई 2010 में, कब, जुलाई 2010 में स्वीकार करा गया था। और रुपए का सिंबल इस तरीके का जो होता है हमारा, है ना, ये कब करा गया था, ये जुलाई 2010 में भारत ने इसको मान्यता दी थी। और इस रुपए के सिक्के को IIT बॉम्बे, यानी कि IIT के बॉम्बे का जो छात्र था, यानी उसने क्या करा था, उदय कुमार उनका नाम था, और इन्होंने इसको डिजाइन किया था। IIT बॉम्बे का एक छात्र था उदय कुमार, उन्होंने इसको क्या करा था, डिजाइन किया था रुपए के सिंबल को। उसके बाद में यह प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि, यानी कि जो आर, देवनागरी लिपि में आर है, और रोमन लिपि आर से बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो रुपए का सिंबल है वो कौन कौन सी 2 लिपियों के द्वारा बनाया गया है, तो आप उसको बोल सकते हैं देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, समझ गए। उसके बाद में विश्व की, या अभी देखो जो रुपया है, भारत का जो रुपया है वो विश्व की 5वीं मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका अपना एक खुद का प्रतीक है, यानी कि खुद का एक सिंबल है। जैसे कि अमेरिका के डॉलर का एक सिंबल है, उसके बाद में ब्रिटिश पाउंड का है, जापानी येन का है, यूरोपियन यूरो का है, और भारत का रुपया है। यहाँ से एक नोट दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि रुपए का चिन्ह के होने से भारतीय रुपए की पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रुपए से अलग पहचान हुई है। वरना पहला हम इन सब के ही जैसे रुपए हमारे चलते थे, लेकिन अब हमारी रुपए की एक अलग पहचान है, क्योंकि हम 5वें नंबर के ऐसे देश विश्व में आते हैं जिसका अपना खुद का एक सिंबल है। अब देखिए अगर हम बात करें मुद्रा की तरलता, मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं मुद्रा की तरलता का मतलब क्या होता है। देखो, मुद्रा की तरलता से आशय है कि मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता से होता है, अर्थात मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षतिपूर्ति के उसको दोबारा से परिवर्तित किया जा सके। जैसे अगर हमने सोना खरीद के रख लिया, तो सोने को हम आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरे शब्दों में बोलें कि अपनी संपत्ति के बदले कितनी शीघ्रता से नगद में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा की तरलता, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। यही मुद्रा की तरलता है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर विश्व में कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अतः अमेरिकी डॉलर का है एक आराम से परिवर्तनीय हो जाता है। रुपए का सिंबल भी आसानी से, यानी कि रुपए भी आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो वह मुद्रा जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मुद्रा की तरलता कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि है मुद्रा की तरलता क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, कौन कौन लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो आपको वीडियोज हैं वो मिलती रहें। और हाँ, गूगल प्ले से जाकर हमारे ओरम एडुकेटर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं ये कह नहीं सकता कि उसमें आप कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उसको एक बार डाउनलोड कर कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि
उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बस आप एक आध दिन, जैसे अगर आप उसको सर्च करेंगे ओरम एडुकेटर, ओरम एडुकेटर के नाम से आप सर्च करेंगे AURUM ओरम EDUCATOR ओरम एडुकेटर, और ये वाला आपको लोगो दिखाई देगा, ये वाला आप लोगो देखेंगे। जब आप इसको लोगो को देखेंगे तो उसे आपको डाउनलोड करना है। अभी उसमें थोड़ा वर्क चल रहा है ना, अभी वो वर्किंग प्रोसेस पे है, शायद विले स्टोर पे आपको दिखे या ना दिखे अभी, आफ्टर 2 डेज या 3 डेज के लिए। उसके बाद में आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा का और अपने टीचर का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।